हे गाइस, स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग करने जा रहे हैं फिर से आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर 6 दिसंबर 2018 शिफ्ट 1 में कराया गया था। ठीक है, उसके हम सारे क्वेश्चन यहाँ मैथ्स के लेकर आए हैं और वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक जितने भी वीडियो देख लिए हैं उनमें आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि मोटा मोटी हम लोग कर क्या रहे हैं। तो हम लोग बेसिक तरीके से क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बिना किसी कैलकुलेशन के, मतलब जहां रिक्वायर्ड है ना कैलकुलेशन वहां कैलकुलेशन कर रहे हैं, जहां रिक्वायर्ड नहीं है वहां कैलकुलेशन एकदम नहीं कर रहे हैं। तो आइए, आपको पता है कि मोटा मोटी अगर आपने शुरू से सारे वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ये कैसे करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि अब आप लोगों ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी होगी। देखो, ग्रुप डी का पेपर होना तो है, आज नहीं तो 2 महीने बाद हो ही जाएगा। अभी से लग जाओ। ठीक है, आपको पहले ही बताया हुआ है कि सरकारी परीक्षा .com वेबसाइट पे हमने अनलिमिटेड मॉक डाले हैं। तो अनलिमिटेड मॉक यहाँ पर डले हुए हैं, आप जाइए, जितना तैयारी करना है कीजिए। ठीक है, रोज 1 सेट लगाओ, 2 सेट लगाओ, जितना हो सके उतना सेट लगाओ, ताकि वो जो तैयारी है ना उसमें कोई कमी ना रहे। क्योंकि देखो, ये एग्जाम एक तो इतना लेट हो रहा है, फिर पता नहीं कब ना कब होगा। 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया है। ठीक है, 1.5 करोड़ के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा है, यहाँ पे 1 लाख के आसपास वैकेंसी ही है। तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, तो हम तैयारी अपनी पूरी रखेंगे। तो देखिए, ये पहला सवाल है मेरा। आपको फिर से मैं बता दूं, जो लोग इस वीडियो से देख रहे हैं उनको लिए बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो मैं इंग्लिश में लिख कर ले आता हूँ और मैं बाकी इसको समझाता किसमें हूँ, हिंदी में, ताकि उन दोनों स्टूडेंट को फायदा पहुंचे जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों से हैं। तो पहला सवाल मेरा ये है कि बोला है कि 6 years अगो अ मदर्स एज वाज 6 times हर डॉटर्स एज। 6 साल पहले एक माँ का उम्र क्या था, अपने बेटी का 6 गुना था। मतलब कि मदर का जो एज था वो 6 गुना था। ये जो एम मैंने लिखा है ना, ये याद रखेंगे कि ये 6 साल पहले का एज है। अब बोला है कि 3 year हैंस। ठीक है, तो देखो 3 साल के बाद, मतलब प्रेजेंट से 3 साल के बाद, तो प्रेजेंट तक पहुंचने में उसे 6 साल लगेंगे और 3 साल आगे जाने में उसे 9 साल। ठीक है, ये समझ में आया, क्योंकि हमने ये 6 साल पीछे का एज माना हुआ है। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा मेरा, M+9। ठीक है, तो उसकी बेटी क्या है, 3 गुना है, 1/3 है। मतलब कि माँ जो है अपनी बेटी का एज के 3 गुना है। तो ये है बेटी का एज। आपसे पूछा कि करेंट एज ऑफ मदर बता दो भैया। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। चलो, ये M+9, ये 3D। चलो, m के जगह हम ये 6D पुट कर दे क्या, ये वाला। ठीक है, हम ये पुट कर दे रहे हैं वैल्यू 6D, ताकि मेरा d निकल जाएगा ना तो m भी निकाल लेंगे हम, उतना हार्ड नहीं है निकालना। ये 27, चलो इधर ले आए तो ये हो गया मेरा 3D, इधर ले आए तो ये हो गया 18, d मेरा यहाँ से निकल कर आ गया 6। इसमें हम पुट कर देंगे 6 तो ये हो जाएगा मेरा 36, तो m निकल कर आ गया 36। अब देखो, ये जो m का वैल्यू है ना, यहाँ पर 36 भी अवेलेबल है। अगर आप इसको टिक कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा क्या, करेंट एज, प्रेजेंट एज पूछा है। हमने ये m माना क्या था, 6 year अगो वाला एज। ठीक है, तो अब प्रेजेंट में आने के लिए क्या होगा, इसमें हम 6 ऐड करेंगे, तो अब ये मेरा हो जाएगा 42। 42 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन डी है मेरे पास, तो हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। तो देखो, ये सब में छोटा छोटा गलती नहीं करते हैं, ये सब चीज याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये छोटा छोटा गलती होने का चांसेस घट जाएगा। देखो, मैंने आपको हमेशा बोला है कि ऑप्शन के थ्रू जाओ, पर ये नहीं कि आपने यहाँ 36 देखा टिक कर दिया। भैया, ये करंट पूछ रहा था, तो हम 6 और ऐड करेंगे, करंट बनाएंगे। अब देखो, ये सवाल दिखने में बहुत बड़ा है, काफी ज्यादा जब यहाँ पर वैल्यू दिया होता है ना, तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि इस क्वेश्चन को क्या करें, स्किप करें। जाहिर सी बात है, आप एक बार पढ़ो, लगता है स्किप करना है तो आप स्किप कर दो। ठीक है, और वो भी स्किप करने का तरीका मैंने बताया, क्या करना है, मार्क एज रिव्यू। मार्क एज रिव्यू से क्या होता है, वहां कलर चेंज हो जाएगा साइड में। जैसे ये जो साइड में कलर है ना, वो चेंज हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि दूसरे बार में इसी क्वेश्चन पे करना है। बाकी सारा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट और नॉट अटेम्प्टेड का कलर है ही। तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट रीचेज अ बायर फ्रॉम द फार्मर थ्रू 3 मिडिल मैन विद द इंटरमीडिएट प्रॉफिट ऑफ 10%, 20%, 30% रिस्पेक्टिवली। अब बोल रहा है कि फाइनली द सेलर कीप अ प्रॉफिट ऑफ 15% इफ द फार्मर हैज सोल्ड द प्रोडक्ट एट ₹X, देन हाउ मच मोर परसेंट डिड द बायर पे फॉर इट। यहाँ बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है ना, चलो हम मान लेते हैं कितना में भी बेचा, हमें नहीं मतलब है उससे, क्योंकि वो निकालना भी नहीं है।
मोटा मोटी यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज ही निकालना है। चलो हम मान लेते हैं कि 100 रुपया कॉस्ट प्राइस था उसका, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक फार्मर जो है ना वो बेच रहा है किसी वस्तु को किसी बायर को, तो उसको बेचने में ना 3 बिचौलिए आ रहे हैं। मिडिल मैन का मतलब होता है बिचौलिया, ठीक है। तो पहले वो किसी और को बेचा, वो किसी और को, वो किसी और को, तो ऐसे ऐसे बेचते गया। तो जितना भी मिडिल मैन है वो अपना प्रॉफिट लेगा। तो पहला मिडिल मैन क्या लिया, 10% का प्रॉफिट। तो पहले 100 रुपया था, अब 10% का प्रॉफिट मतलब क्या, ये 110 रुपया हो गया, ठीक है। 110% ज्यादा, तो 100 का 110% ज्यादा मतलब 110 रुपये। अब यहां पर क्या हुआ, ये 20% ज्यादा लिया, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो 110 गुने 120 प्लस 100, ठीक है। तो ये क्या निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया 132। अब देखो 132 रुपया होगा। ये मैं सॉल्व करके यहाँ दिखा दिया कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। तो यही कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया 132। अब 132 का 30%, देखो 132 का 30% हम इधर निकाल लेते हैं। तो 30% ज्यादा का मतलब क्या, 13, ठीक है। यहाँ 130/100 है, तो 1010 काट दिए तो 13, फिर 10 नीचे अभी भी बचा है, ठीक है। यहाँ बेसिकली हमने ये किया हुआ है, तो 1010 काट दिए हैं तो 13, अभी मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 13 से। ये हो जाएगा मेरा 6, ये मेरा हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये 2 3 1, यहाँ से निकल कर आया 6 1 7, 171.6। ये तो थे 3 बिचौलिए जिन्होंने 110 लिया, फिर दूसरे ने इतना में बेचा, तीसरे ने इतने में बेचा। अब फाइनली जो सेलर है ना, जो बायर के पास पहुंचा, वो बेचारा कितना में बेच रहा है, 115% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। तो आपको यहां बताना है, क्या बताना है, कि कितना परसेंट बायर जो है ना, मतलब कितना परसेंट ज्यादा रेट पे वो बेच दिया है, जितना फार्मर का लागत था। फार्मर का लागत बेचारा 100 रुपए का था, ठीक है। अब ये कितना का, तो ये अब इसके 115% में। देखो यहाँ जब पॉइंट में हो ना, देख रहे हो सारे आंसर पॉइंट में है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम ऑप्शन के थ्रू बनाते हैं। देख रहे हो इनके बीच बहुत ज्यादा गैप है, हर एक ऑप्शन के बीच क्या गैप ज्यादा है। तो गैप ज्यादा है ना, तो हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे यहाँ पे। 15% ज्यादा होने का मतलब है कि 10% प्लस 5% ज्यादा होना। चलो 100, इसको हम 172 मान लेते हैं, ठीक है। हमें 170 भी मानेंगे ना, कोई मतलब नहीं है, 170 ही मान लो, ठीक है, कम करके ही मान रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा +17, ठीक है। तो यहाँ 171 था, इसमें +17 हुआ। अब 17 का आधा, चलो यहाँ कुछ तो वैल्यू था, हम इसको आधा करके ना अप्रॉक्स में 8 मान रहे हैं, मतलब 9 मान रहे हैं। क्यों 9 मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 18 हो जाता तो आधा करते 5%, ठीक है। तो 15% बढ़ने का यही मतलब है कि 10% प्लस 5%। तो ऐसे करना आसान हो जाता है थोड़ा सा हमारे लिए। ये हो गया 8 और ये हो गया मेरा 7, यहाँ से आ गया 9। देखो 197 हो रहा था ये, मतलब कि 100 रुपए में 97 रुपए ज्यादा, मतलब कि 100% में कितना, 97% ज्यादा। यहाँ ऑप्शन सी में 97%, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसके आसपास ना और कोई वैल्यू है ही नहीं। 100 बहुत दूर है, 93 बहुत दूर है, ठीक है। तो हम उसको टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। तो देखा कैसे हमने बिना ज्यादा कैलकुलेशन ना किए हुए थोड़ा सा दिमाग यूज करके उसको सॉल्व कर लिया। अब ये तो बच्चा वाला सवाल है। ये क्या बोल रहा है कि अ ट्रेन कितना, 173 मीटर, 173 मीटर लंबी ट्रेन जो है ना, वो 727 मीटर लंबी ब्रिज को पार करती है कितना, 40.5 सेकंड में। बोला व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। आपको पता है ना स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ। ट्रेन का लेंथ कितना है 173, ब्रिज का लेंथ कितना 727, ये कितना 40.5। ये जो आंसर निकल कर आएगा ये मीटर पर सेकंड में आएगा, पर यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो हम इसको किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया मेरा 900, 40.5, ये हो गया मेरा 18, 5 ये कटेगा 180 बार में, ठीक है। और कोई कट रहा है, ये 9 से कट रहा है 2 बार में, ये 9 से कट रहा है क्या, ये कट रहा है 4 और 5, 4.5 बार में, ठीक है, 4.5 बार में। हाँ अब देखो 4.5 से अगर काटें इसको, यहाँ चलो एक और जीरो दे दें, तो 180 आता है इसमें। कितने बार में 180 आता है जरा देखेंगे, तो 180 आता है 4 बार में। तो 40 हो गया, 40 गुने 2 मतलब कि 80 किलोमीटर पर आवर। आंसर है बिल्कुल ऑप्शन सी था मेरा, 80 किलोमीटर पर आवर। तो हम वहाँ टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये सब सवाल ना काफ़ी आसान होता है, एक बार समय बचने लग गया ना, तो आप दूसरे जो जिसमें समय लगना है उसमें आप समय लगा पाओगे। ये क्या बोल रहा है,
ये बोल रहा है कि 3/5 ऑफ साराज अमाउंट, सारा के पास जो पैसा है ना उसका 3/5वां भाग जो है वो बराबर है 6/7 ऑफ प्रियाज अमाउंट, 6/7 भाग जो प्रिया के पास है। बोला बिटवीन देम द डुओ हैज। देखो यहां पर ना ये ग्रुप डी क्या करता है कि थोड़ा सा ना वर्ड्स पे खेलता है, मतलब कि क्वेश्चन आसान होता है पर वो ऐसे वर्ड यूज करेगा ना, वर्डिंग, क्योंकि भैया 1 करोड़ में से छाटना भी तो है उसे, तो ये ऐसा वर्ड यूज करेगा कि आपको कंफ्यूजन होगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश में नहीं समझ में आता हिंदी में पढ़ लो, सवाल अच्छे से पढ़ो, मगर क्वेश्चन आसान होते हैं, बस वर्डिंग ऐसा यूज करता है कि दिक्कत हो। ये बोल रहा है ना कि इन दोनों के बीच जो डुओ का मतलब होता है पार्टनरशिप, इन दोनों के बीच जो पार्टनरशिप हुई थी ना वो इतनी की हुई थी, मतलब इतना प्रॉफिट हुआ था, इतना अमाउंट टोटल जमा हुआ था। आपको बताना है कि प्रिया के पास कितना था, मतलब इन दोनों ने इतना पैसा जमा किया पार्टनरशिप करके। डुओ आपने देखा होगा ना, डुओ सॉन्ग गाते हैं, चलो डुएट गाते हैं, डुएट गाते हैं मतलब क्या, चलो मिलकर गाते हैं, तो मिलकर उन्होंने इतना पैसा जमा किया था। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्या लिख दिया डुओ, हमने तो पढ़ा ही नहीं मैथ में, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो सारा के अमाउंट को हम एस मान रहे हैं, प्रिया के अमाउंट को हम पी मान रहे हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3/5 ऑफ साराज अमाउंट इज इक्वल टू 6/7 ऑफ प्रियाज अमाउंट। ठीक है, जो कटता है काट दो भैया। यहाँ से एस बाई पी निकल कर आ गया मेरा कितना, यह आया 10:7। रेशियो निकल गया ना, अब निकालना काफी आसान है। क्या बोल रहा है, प्रिया के पास कितना पैसा है, टोटल अमाउंट कितना, अगर हम रेशियो में बात करें तो 17 है, मतलब ये पैसा 17 में हिस्से में बटेगा, 3570। ठीक है, हम यहाँ प्रिया का पैसा निकाल रहे हैं, प्रिया के पास कितना था भाग, 17 हिस्से में बांटे तो 7 भाग उसका है, तो 7 भाग ये बढ़ गया। क्या ये 17 से कटता है, बिल्कुल कटेगा, कितने बार में, तो 2, 34 और 1। ठीक है, यहाँ से 210 हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये यहाँ से निकल कर आ जाएगा 1470 है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन सी है मेरा 1470। हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। ये बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ 5 एंगल्स ऑफ पेंटागन। देखो पेंटागन का अगर पेंटागन क्या होता है पहले ये बता दूं, पेंटागन होता है जिसमें 5 साइड होते हैं। अब हमें अगर इसके पूरे सम का नहीं पता है ना तो उतना दिमाग में जोड़ नहीं डालते हैं, हमें फॉर्मूला पता है सम का, वो क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये होता है किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम का फॉर्मूला। पेंटागन में 5 साइड होते हैं, पेंट का मतलब होता है 5 साइड होते हैं, तो 5-3 मतलब 5-2 मतलब कि 3 इंटू 180। देखो ये मसला तो सॉल्व हो गया। अब आपको ये चीज तो पता है ना, रेशियो, तो हम इसको एक एंगल को मान रहे हैं 2x, फिर 3x, फिर 4x, फिर 4x, फिर 5x। ये हमने लेट कर लिया, इन तीनों का सम यहाँ पर, इन पांचों का सम लिखा हुआ है, तो इन पांचों का सम कर लें तो ये हो जाएगा मेरा 2 3 5 5 5 10 और 8 18x। ये कटा, ये हो गया 10, x का वैल्यू यहाँ से आया 30। आपसे पूछ क्या रहा है, ग्रेटेस्ट एंगल बताओ, तो ग्रेटेस्ट एंगल क्या है मेरा 5x, तो ग्रेटेस्ट एंगल जो है ये क्या हो जाएगा 150। 15x, x मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही 5 में, क्या हो जाएगा मेरा 150 आ जाएगा, 150 है ऑप्शन, ऑप्शन डी में 150 टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब ये सवाल जो है ये आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा, ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम भी पढ़ा होगा, दोनों सेम होता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता दोनों में। तो ये बोल रहा है कि इफ इतना जो है ना वो परफेक्टली डिविजिबल है। परफेक्टली डिविजिबल बोलने का क्या मतलब है, मतलब कि ये जो है ना इसका फैक्टर है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, इसका फैक्टर है, इस पूरे इक्वेशन का फैक्टर है। तो बोला ए का वैल्यू बताओ, फैक्टर थ्योरम मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, मतलब कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 अगर पुट करेंगे तो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू वो क्या कर देगा, 0 कर देगा। मतलब कि f3 अगर पुट करते हैं तो यहाँ से ये पूरे, तो 3 इंटू ये 0 कर देता। चलो f3 इसको हम मान रहे हैं fx, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 प्लस 3 इंटू ए प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया 27, ये हो गया 12, उधर जाकर हो जाएगा 39 माइनस में, तो ए इज इक्वल टू -39/3, 3 यहाँ था तो नीचे भेज दिया, ए इज इक्वल टू -13। ठीक है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन है। यहाँ आपको समझ में आया ना कि यहाँ मैंने क्या ये परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने का मतलब वो उसका फैक्टर है तभी तो वो काट रहा है पूरा। तो अगर हम इसका वैल्यू पुट करेंगे ना 3 के बराबर, ठीक है, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 3 के बराबर, यहाँ हम बेसिकली करते क्या, तो इसको 0 के इक्वल करते हैं, तो ये एक्स का वैल्यू दे देता, तो ये जो वैल्यू निकल कर आता है ना उसमें पुट करने पे ये कंप्लीटली 0 कर देगा। ठीक है, तो वही कहलाता है मेरा फैक्टर थ्योरम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है द एलसीएम ऑफ 88 एंड 220। देखो आसान है काफ़ी तोड़ना।
इन दोनों के पास कॉमन क्या है, इन दोनों के पास जो कॉमन चीज़ है वो है 44। अब अगर हमने 44 निकाल दिया ना, तो इस बेचारे के पास क्या बचा, इसके पास बचा केवल 2, इस बेचारे के पास क्या बचा, इसके पास बचा केवल 5। 5 गुने 2 10 और 44 440। टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब वो ये वाला चीज़ ना ये बचपन में अच्छा लगता था करने में, तो इस चीज़ से बचेंगे। ठीक है, टेबल याद है तो टेबल से चलो, टेबल नहीं याद है तो ऐसे निकाल लो। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला था एजेस ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 5:7। दो आदमियों का एज क्या है, 5x है 7x है। 18 साल के बाद मतलब 18 अगर ऐड कर दें तो इनके बीच का जो एज है ना वो हो जाएगा 8/13। आपको बताना है कि करेंट एज कितना होगा, उनके बीच का करेंट एज कितना होगा। अब देखो क्योंकि ये बड़ा वैल्यू था, ठीक है, अगो पूछा है, अगो का मतलब घटाना होता है। ठीक है, चलो अब ये घट रहा है। अब देखो घटने वाले केस में ना यहाँ पर बड़ा रेशियो जब दे दे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है हमें। ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, थोड़ा सा हम लोग डर जाते हैं कि भैया ऐसे कैसे बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ करेंट एज पूछा है। करेंट एज मेरा क्या था, 5 और 7 के ही रेशियो में था ना। हम 5 और 7 का रेशियो देखते हैं, क्या ये 5 और 7 का रेशियो बना रहा है, नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 4 8 ये 1:2 का रेशियो बना रहा है, तो ये नहीं होगा। क्या ये 5 और 7 का बना रहा है, तो ये अगर काटे तो ये 9 दे देगा, ये 15, ये 3 से अभी भी कट रहा है ना, 3 और 5, ये भी नहीं बना रहा। देखो दो ऑप्शन तो हमने छाड़ दिया, ये दोनों हो ही नहीं सकता हमारा। ठीक है, अब हम इस प्रेजेंट एज के रेशियो से ही केवल दो ऑप्शन हमने छाड़ दिया। अब ये देखो 9 से ना ये दोनों कट रहा है 5 और 7 में, ये भी कट रहा है 5 और 7 में। अब हम दूसरे वाले चीज का यूज करेंगे। देखो हम यहाँ ऐसे भी कर सकते थे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, एक्स का वैल्यू निकालते, दोनों का करेंट एज निकाल लेते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम केवल कैलकुलेशन से बच रहे हैं, जितना कम कैलकुलेशन होगा उतना हमारी गलती होने के चांसेस घट जाएंगे। अब देखो हमें, हमारे पास ये दो ऑप्शन है। ठीक है, अगर 45 में आप 18 घटाते हो, ठीक है 18 घटा रहे हैं, तो 45 में जैसे ही आप 18 घटाओगे ना, आप क्या देखोगे कि यहाँ पे ये 7 आ गया लास्ट में। 7 मतलब कि ये ऑड नंबर है, इसको कट कर इवन बनना था। ये कभी होगा पॉसिबल, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी मेरा कट जाएगा। देखा कैसे छाड़ दिया हमने। अब इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, चलो उतना भी तुक्का नहीं मारते, चेक कर लेते हैं। ऐसे तो ये सही हो गया मेरा, हम आगे अब चेक नहीं करते, टिक करते आगे बढ़ जाते। पर क्योंकि हमारा समय बच जाता है, ये जल्दी जल्दी करोगे ना प्रैक्टिस, तो ये इसमें काफी समय बच जाएगा आपका। तो क्योंकि अब मेरा समय बच गया तो हम इसमें चेक कर लेते हैं। तो चलो 50 में जैसे ही हमने 18 घटाए, यहाँ 32 निकल कर आ गया। 32 के 8 से डिविजिबल है बिल्कुल, तो ये कट कर 8 दे देता। हाँ, तो ये ऑप्शन मेरा सही था। देखा, बिना कैलकुलेशन किए ही हमने उसका आंसर निकाल दिया। तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं बेसिकली। अब देखो इसको बनाते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये तो काफी आसान सवाल है। गुने 16, 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 प्लस 4, इसको काटा, ये हो गया 2। अब देखो जो भी वैल्यू आएगा ना वो 200 के आसपास होगा। ये दोनों तो नहीं हो सकता, अब ये दोनों में से एक होगा। यहाँ पे हुआ 4 और ये 4 ऐड किए 8, ठीक है 268। टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यूनिट प्लेस से ही बना दिया हमने, हमने पूरा सॉल्व भी नहीं किया, ऐसे उतना कैलकुलेशन था भी नहीं। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि, पहले मैं समझा दूं इस सवाल को। ये बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुल्ली। यहाँ पर क्लासिफिकेशन है 100 स्टूडेंट का। ठीक है, 100 स्टूडेंट हैं, बेस्ड ऑन देयर मार्क्स ऑब्टेन बाय देम। इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स यहाँ लिखे हुए हैं और 100 स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन है। ये बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन 20 एज कट ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश एंड दोज हु पास्ड 20 एज अ कट ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट। देखो ये बेसिकली बोल क्या रहा है कि ये इंग्लिश और मैथ के मार्क्स है और इन दोनों को मिलाकर, एग्रीगेट का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, तो एग्रीगेट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको बोला है कि बताओ कि कितने ज्यादा हैं। ठीक है, डिफरेंस कितना होगा, जिन्होंने इंग्लिश में 20 से ज्यादा लाया है, मतलब कि 20 कट ऑफ मार्क्स, ये 20 और 20 से ज्यादा वाला 70, और एग्रीगेट अगर देखें 20 और 20 से ज्यादा वाला तो 80। इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछा था ये। 10 10 है ऑप्शन में, डी में। टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कोई दम नहीं होता इनके डीआई में। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपसे वो बैंकिंग का डीआई पूछ रहा है, वो आसान वाले ही डीआई पूछेगा आपसे, जो तुरंत आपसे बन जाएंगे। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है मेरा, 384। अब देखो ये डिवाइड है, 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 इंटू 3 प्लस 8। ठीक है, ये क्या कट रहा है 32 से, चलो 1 से दिए
और ये 2 से दिए, कट गया भैया। ये कितना हो गया 36, 36 में 8 जोड़े तो 44। डी में था, टिक करेंगे, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे उसमें। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ मनी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी आर इन द रेशियो 17:25। पहले इस रेशियो में डिवाइड किया गया है इसे, ठीक है। अगर चलो एक्स मान लेना, बी जो है वो 5 रुपए दे दे ज्यादा, किसको, तो बी से 5 रुपए निकला और किसके पास गया, ए के पास। तो अब जो रेशियो है ना वो 3:4 बना। आपसे पूछा व्हाट इज द सम ऑफ मनी इन द क्वेश्चन, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल दो, पर नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो पहले अगर 5 रुपया नहीं भी देता ना, सम तो बराबर ही था। तो पहले जो सम बन रहा था इन दोनों को जोड़ देते हैं अगर, तो 42 के डिविजिबल में बन रहा था, मतलब 42x के। और अब जो सम बन रहा है वो क्या है, 7 के डिविजिबल में बन रहा है। देखो 42 में ना 7 और 6 दोनों होता है। अब हम वैसा नंबर ढूंढेंगे जो 7 और 6 के डिविजिबल हो, ठीक है। देखो 196 के साथ ये और ये नंबर नहीं हो सकता दोनों। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ये ना इन दोनों का होना चाहिए था, क्या सम जो है वो इन दोनों के ये में होना चाहिए था, मतलब कि इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए था, इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि देखो 42 में ना 7 और 6 दोनों आता है, तो हमें 7 और 6 दोनों का डिविजिबल चाहिए। क्योंकि ये दो नंबर ऑड है और ऑड कभी भी 6 का डिविजिबल नहीं होगा, तो ये दोनों तो कट गया। अब मेरे पास कॉल है ये और ये। देखो ये नंबर 7 से डिविजिबल है, चलो, पर क्योंकि ए पहले है तो हम इसको देख लेते हैं, क्या ये 6 से डिवाइड होता है। अगर ये 6 से डिवाइड हो जाएगा तो हम 7 पे चेक कर लेंगे कि इस नंबर में तो दिख रहा है ये 7 से डिविजिबल है, 210 है। अब जैसे ही 6 से हम करेंगे तो 18 और 16, ठीक है, ये नहीं होगा। ये नंबर मेरा बच गया है, तो ये मेरा 210 सही हो जाएगा। ये 6 से डिविजिबल नहीं आया था, तो ये तीनों नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है, पर हमें ये 6 से डिविजिबल भी चाहिए। तो देखा, ये सब तरीके भी होते हैं। देखो वो जो ऑप्शन सेट करता है ना रेलवे, वो आपको इन्हीं सब तरीकों के लिए सेट करता है। भैया वो इतने कम समय में इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रहा है, तो कुछ सोच कर तो दे रहा होगा। तो वो यही सब सोच कर देता है कि आप ऐसे अप्रोच से बनाओगे। उनको दिमाग वाले लोग चाहिए, वो ऐसे छाट लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द नंबर इज गिवन बिलो इज रेशनल। रेशनल आपको पता है ना, जो स्क्वायर से बाहर निकल जाए वो रेशनल है, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे, जहां पर क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। और जो इस फॉर्म में नहीं रहता है उसको हम इरेशनल बोलते हैं, मतलब जो रूट के अंदर बच जाए, ठीक है। देखो ये 49, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं बाई 1/6, इसको लिख सकते हैं ना बाई 1/6। आगे देखेगा तो ये 1/3, ये अभी भी स्क्वायर और क्यूब के अंदर फंसा हुआ है बेचारा। इसको देख लो, ये 9 का स्क्वायर है और यहाँ पे 1/6। अगर हम इसको और तोड़ दे तो ये 3 का पावर 4 इंटू 1/6 हो जाएगा। देखो ये अभी भी फंसा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये तो हो गया मेरा, क्यों, क्योंकि ये 6 आया, मतलब ये केवल 2, ये बाहर निकल गया। तो अगर ये बाहर निकल गया तो मेरा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 64। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मैं बता दूं कि ऐसा लाइन जो किसी भी फिगर को दो बराबर भाग में डिवाइड कर देता है, मतलब एकदम सिमेट्री, जुड़वा लगे देखने में, मिरर इमेज बोल सकते हो आप, ठीक है। तो रोम्बस, देखो रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस मेरा ऐसे होता है, ये पहला लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे सीधा काट रहे हैं, क्या ये बना रहा है, नहीं, ठीक है। तो एग्जैक्टली 4 होना चाहिए। रेक्टेंगल, देखो ये रेक्टेंगल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री, दो लाइन ऑफ सिमेट्री, ये है मेरा 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये है मेरा 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या ये और कोई बन रहा है, पैरेललोग्राम। अच्छा यहाँ पर ना ये लाइन ऑफ सिमेट्री सही नहीं बन रहा था, ठीक है। हाँ ये मिरर इमेज नहीं बना रहा रेक्टेंगल। स्क्वायर में देखते हैं, पैरेललो जब रोम्बस ही नहीं हो रहा तो पैरेललोग्राम भी नहीं होगा। स्क्वायर में ये एक बना, ये दो बना, ठीक है। ये दिख रहा है सारा स्क्वायर स्क्वायर ही है। ये अगर ऐसे काट देना तो ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड बराबर है, बिल्कुल। इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया, तो स्क्वायर मेरा आंसर सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो फिर से ये बड़ा सवाल आ गया। ये बड़े सवाल ना थोड़े से डरावने होते हैं,
ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अलग से प्रेशर भी तो है। हम यहाँ बैठकर कितना भी बोल दें कि भैया ये आसान होता है, एग्जाम में एक अलग प्रेशर होता है दिमाग में, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर डिसाइड होना है। तो अलग से प्रेशर चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत तो हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बोला कि स्किप करो, मार्क एज रिव्यू मारो, आगे बढ़ जाओ, लास्ट में पढ़ेंगे हम। जो जल्दी बन सकता है ना पहले उसको बनाएंगे। ये क्या बोला है, इन अ कंप्यूटर गेम अ बिल्डर कैन बिल्ड अ वॉल इन 10 आवर्स। एक कंप्यूटर गेम है, एक बिल्डर जो है वो 10 घंटे में बनाता है। चलो हम एक मान ले रहे हैं उसको, जो बना रहा है ये 10 घंटा लगा रहा है। वाइल अ डिस्ट्रॉयर कैन डिमोलिश सच अ वॉल कंप्लीटली इन 14 आवर्स। चलो बी मान ले रहे हैं जो डिमोलिश कर रहा है ये 14 घंटे लगा रहा है। हम यहाँ साइड में माइनस लिख दे रहे हैं ताकि हमें पता चले कि ये डिमोलिश कर रहा है। बोला है कि दोनों मिलकर इनिशियली जो है ना लेवल पे, ग्राउंड पे, मतलब वर्क टुगेदर ऑन लेवल ग्राउंड, लेवल ग्राउंड पे एक साथ काम करता है। बट 7 आवर्स द डिस्ट्रॉयर वाज टेकन आउट। 7 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर को निकाल लिया जाता है। तो आपसे पूछा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा वॉल को बनने में। ठीक है, ये बेसिकली टाइम एंड वर्क ही था, पर ये क्योंकि इतना लंबा कहानी लिखा हम डर गया, तो ये अब मेरे लिए आसान हो गया। अब हम पहले टोटल काम निकालते हैं कि कितना करना होगा। तो ये 140, 70, 70 दोनों में आता है बिल्कुल। ये कितने बार में, 7 बार में, ये 5 बार में। देखो ये निगेटिव एफिशिएंसी है, ठीक है। अब टोटल काम कितना होना है, तो ये 7 घंटे बाद निकाल लिया गया। कौन, 5। तो मतलब कि ये दोनों मिलकर पहले 7 घंटे तक काम किया होगा। मतलब यहां से काम निकल कर क्या आ रहा था, 2 यूनिट 1 घंटे में, 2 यूनिट तो 7 घंटे में 14 यूनिट। ठीक है, अब केवल इसको निकाल लिए तो केवल 7 बचा है ना, तो अब ये 56 यूनिट काम कौन करेगा, 7 करेगा, मतलब 8। अब देखो 7 घंटे काम दोनों ने मिलकर किया था, 8 घंटे अब एक केवल अकेले 7 ने किया है। तो ये दोनों मिलकर, मतलब ये टोटल टाइम जो लगेगा वॉल को बनने में वो कितना लगेगा, 15 घंटे। 15 घंटे है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन डी है मेरा 15 घंटे। हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। अब देखो ये सवाल है, ये बोल रहा है कि अ सॉलिड स्फेरिकल मेटल बॉल ऑफ डायमीटर 72 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। ठीक है, यहाँ इज मेल्टेड 2 बार लिखा गया। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट, उसको पिघलाया जाता है, फिर उससे बन रिकास्ट की, रिकास्ट का मतलब है कि उसी से बनाया जा रहा है कुछ। ठीक है, तो क्या बनाया जा रहा है, तो स्मॉल सॉलिड कॉन्स बनाया जा रहा है। मतलब जो शंकुएं हैं ना वो बनाई जा रही है छोटी छोटी, जिसका डायमीटर, ठीक है, व्यास दिया हुआ है यहाँ पे, ये हाइट है, ऊंचाई दी हुई है। आपको बताना है कि वैसे वैसे कितने कोन, कितने शंकु बन जाएंगे। तो चलो हम यहाँ पर लिखते हैं दोनों को। बेसिकली जब भी मेल्ट करके रिकास्ट करना हो तो दोनों का वॉल्यूम बराबर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे क्या है मेरा, तो ये डायमीटर है अगर, तो रेडियस क्या होगा, आधा हो जाएगा। अभी हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जो कटता है ना पहले काटेंगे। अब इसका क्या होता है 1/3, हम यहाँ इंटू पाई, आर स्क्वायर एच होता है। आर क्या है मेरा 3, तो स्क्वायर एच क्या है इतना। अब देखो एन हमें नहीं पता कि कितना नंबर्स है, तो ऐसे ऐसे एन नंबर्स ऑफ ये बॉल बने पिघल कर। ठीक है, जो कटता है काट दो भैया। 3 3 कटा, ये कटा। ठीक है, अब देखो 6 से ये कट जाएगा एक 6 बार में, ये 3, ये 2 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9, ये 4 बार में। ठीक है, अब ये बचा। अब यहाँ से एन क्या आएगा, तो 4 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 36। ठीक है, देखो हम यहाँ पर अब देख रहे हैं ना कि हर एक का यूनिट प्लेस क्या अलग अलग है। देखो जीरो वाला हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 है नहीं मल्टीपल में। अब या तो ये होगा या ये होगा। मेरे लिए काम थोड़ा सा आसान हो गया कि हम यूनिट पूरा मल्टीप्लाई नहीं करके क्या कर सकते हैं, यूनिट प्लेस पे चेक कर सकते हैं। ये दोनों का यूनिट प्लेस होगा 4, 4 और 4 का यूनिट प्लेस होता है 6, 6 और 6 का यूनिट प्लेस क्या होता है 6। ठीक है, यहाँ निकल कर आ गया, क्या निकल कर आया, तो यहाँ निकल कर आ गया 3 4 5 6 कोन्स। ए में ऑप्शन, तो हम इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देखा यूनिट प्लेस पे निकाल दिया हमने। अगर ये 8 आता तो ये वाला हो जाता, ये आया तो ये वाला हो गया। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाकर। ये बोल रहा है कि यार रेक्टेंगल विथ लेंथ 14 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल है ऐसे। ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है। इसको रोटेट किए हैं, इट्स लेंथ, इसके लेंथ के, अब देखो लेंथ के बराबर में रोटेट करोगे ना, तो ये वाला पार्ट मेरा रेडियस हो जाएगा। मतलब यहाँ से रेडियस निकल कर आ गया 3 सेंटीमीटर, ये मेरा हाइट हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसे गोल गोल घूमेगा ऐसे,
अच्छा, यहाँ पर एक और कंडीशन है कि रोटेटेड अलोंग इट्स लेंथ बाई 150 डिग्री। अब देखो ये थोड़ा सा आप में ना थोड़ा सा खेल गया ये आपके साथ। अब यहाँ पर ये ना डिग्री दे दिया। अब यहाँ पर डिग्री का क्या काम, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे अगर रेक्टेंगल को रोटेट कर दे तो वो सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो बोला व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द शेप थस जनरेटेड, कितना वॉल्यूम होगा। हम अभी भी कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, यही दोनों लिख रहे हैं। अब देखो अगर इसको हम 360 पे रोटेट करते हैं, पूरा अगर रोटेट कर देते हैं, यहाँ बोला है कि इसको ना पूरा रोटेट नहीं किया है, केवल 150 डिग्री तक ही किया गया है। ये अगर मेरा पूरा है, मान लो ये यहाँ से चला, ये 90, ये 180 होता तो ये इसके पहले बस इतना दूर तक ही रोटेट किया गया है। आ रहा बात समझ में, इतना दूर तक। तो आपसे ये पूछा है कि भैया कितना होगा इस पूरे ये शेप का वॉल्यूम। देखो अगर 380 पे रोटेट करवाते ना, 360 पे, ठीक है, ये पूरा रोटेट कर जाता तो ये एक सिलेंडर बन जाता। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, 22/7 गुने पाई आर स्क्वायर एच। पाई, ठीक है, आर स्क्वायर एच क्या होता है मेरा, तो आर स्क्वायर मतलब 3 × 3 × 7। अगर ये 360 पे करता तो इतना था, तो 150 पे करेगा तो कितना होगा, यही मेरा टोटल वॉल्यूम है। आया समझ में, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अगर ये 360 पे इतना कर रहा था तो 150 पे कितना करेगा। यूनिटरी मेथड सिंपल सा है गेम, यूनिटरी मेथड का। ये ऐसा कर दिया, जो कटता है ना पहले काट लेते हैं। चलो ये 7 से ये 7 कटा, काट दिया। ये 36 है ना, ये 9, ये कटा 4 बार में, ये कटेगा 2 बार में। अच्छा ये 14 है भाई, ये 7, ये 2 हो गया, यहाँ पे 11 आया हुआ था। ठीक है, अब 11 × 15 है तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा मेरा, 11 × 15 होता है 165 सेंटीमीटर क्यूब। है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन सी है मेरा, 165 सेंटीमीटर क्यूब। टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। तो देखा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल बोल रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट वाज 29। देखो 25 छात्रों का एवरेज कितना था, 29 था। One student left the group. As a result, the average of the remaining student rose to 29.5। जो स्टूडेंट छोड़ कर गया ना, हो सकता है वो बहुत कम एज का होगा। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि एवरेज मतलब कम मार्क्स लाया होगा, तो वो अब जब गया तो उसका जो कम मार्क्स था, अब ये तो ज्यादा मार्क्स लाए हुए थे ना, बराबर बटा हुआ था, तो अब सबके पास मिल गया, ये बढ़ गया फिर से एवरेज 0.5 से बढ़ गया। देखो 0.5 किसका बढ़ा, 24 ही छात्र बचे थे ना, तो 24 में 0.5 बटा, मतलब कि 12 वो देकर गया। मतलब कि अगर उसने इन सब से 12 लिया था तो पहले उसके पास 29 हो रहा था, और उसने क्या ले रखा था, 12 ले रखा था इनसे, मतलब उसका अपना खुद का एज कितना था, 17 था। तो चलो 17 हमने यहाँ निकाल कर साइड में कर लिया। बोला है कि आफ्टरवर्ड अनदर स्टूडेंट, एक दूसरा स्टूडेंट जो है ना वो आ रहा है। ठीक है, केम इन एज रिजल्ट ऑफ विच द एवरेज मार्क्स ऑफ द ग्रुप ड्रॉप्ड। अब जैसे ही वो आया ना तो एवरेज मार्क्स इतना गिर गया। तो वो जब आया होगा तो वो भी बेचारा क्या कम एज लेके ही तो आया होगा, तभी तो गिर गया, क्योंकि उसको मांगना पड़ रहा है सबसे। तो कितना गिर गया, तो ये 0.5 पे था, ये 28.8 पे, मतलब 0.7 से गिर गया। कितना में, 24 स्टूडेंट में। 24 में 24 × 7 कितना होता है, 168, मतलब कि 16.8। ठीक है, इतना एज उसने लिया। अब देखो यहाँ पे 28.8 है, अब इतना एज उसने किससे मांग रखा है, 28.8 बनने से इतना एज उसने उसने मांग रखा है बाकी सब से। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0, ये मेरा हो जाएगा 2, ये 1, 12। तो उसका एज कितना था मेरे पास, 12। जो नया वाला स्टूडेंट आया ना उसका एज 12 था, पुराना जो छोड़ कर गया उसका 17 था। देखो दोनों कम था। अब बोला है कि आप इन दोनों का कंबाइन करो, जिसने छोड़ कर गया है और जो नया ज्वाइन हुआ है, और उसका एवरेज बता दो। तो 17 + 12/2, मतलब कि ये क्या हो जाएगा मेरा 39/2, मतलब कि 14.5। ये ऑप्शन में बिल्कुल ऑप्शन बी है, टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा तो था, सोचने वाला, पर हमेशा ना इसी तरीके से एवरेज को बनाओगे ना तो काफी आसानी से बन जाएगा, ना कि मल्टीप्लाई करें फिर जोड़े फिर घटाएं। ठीक है, ऐसे करने से बहुत ज्यादा समय लग जाता है बनाने में। अभी 19वां नंबर जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि इनलेट पाइप ए कैन फिल अ सिस्टम इन 35 आवर्स। ठीक है, एक इनलेट पाइप है जो कि 35 घंटा लगाता है, एक आउटलेट पाइप है जो कि 40 घंटा लगाता है। दोनों पाइप को एक साथ चला दिया गया, तो आपको बताना क्या है यार, चले जाते हो।
बट द आउटलेट पाइप इज क्लोज्ड व्हेन सिस्टम इज 3/5 फुल। 3/4 भरने पे ना, 3/5 भाग भरने पे आउटलेट पाइप को बंद कर दिया गया। तो आपसे पूछा कि कितना समय लगेगा उस सिस्टम को भरने में। चलो हम मान लेते हैं पाइप ए कितना 35 लगा रहा था ना, पाइप बी क्या था, आउटलेट था मेरा, ये 40 लगा रहा था। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा भाई, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। दोनों 7 से, अगर 5 से करते हैं तो 7 गुने 8 गुने 5, ठीक है 40, और ये हो जाएगा मेरा 280। ठीक है 280 आता है, कितने बार में आएगा, ये मेरा 7 हो गया, ये मेरा 8 हो गया। ठीक है, एफिशिएंसी निकल कर आ गई। अब ये माइनस में, ये आउटलेट पाइप है। ठीक है, 3/5 अगर इसका देखें हम, तो 3/5 कितना बनाता है देख लेते हैं, आइए चेक करके। ये कटेगा 5 बार में, फिर 6 बार में, 56 तिया कितना होता है, तो 150 और 18 168। देखो इन दोनों का डिफरेंस ना 1 आ रहा था, मतलब ये 1 घंटे में 1 यूनिट ही काम कर रहा है। तो 168, 3/5 काम करवा दिए दोनों को साथ में, तो 168/1, मतलब कि इतना ही घंटा लगा इसको 168। तो अब हमारे पास टोटल टाइम निकालना था, 168 घंटा निकल गया। ठीक है, सारा टाइम 168 से बड़ा ही होगा, तो यहाँ सारा ऑप्शन भी बड़ा है। प्लस अब काम कितना बचा मेरे पास, तो 280 में 168 काम तो निकल गया, ये हो गया मेरा 2, ये यहाँ से आ गया 1, ये 1, 112 यूनिट अभी भी बचा हुआ है। और 112 यूनिट को अब कौन करेगा अकेले, तो अकेले ए कर रहा होगा, मतलब ए का एफिशिएंसी 8 था। ये यहाँ से हो गया 1, ये यहाँ से हो गया 14। ठीक है, 4 और ये लास्ट में 2 हो जाता है, तो 182 सही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ज़्यादा दम था नहीं सवाल में, पर थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा बढ़िया सवाल था ये, क्योंकि वहाँ पे वो 3/5 वाला कॉन्सेप्ट दे दिया, तो उससे थोड़ा सा ये अच्छा सवाल बन जाता है कि थोड़ा सा आपसे दिमाग तो वो लगवाया। अब ये सवाल है कि ये बोल रहा है कि ए बी किसी काम को करने में 9 दिन लगाता है, ए अकेले उस काम को करने में 15 दिन लगाता है, तो आपको बताना है कि दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया। देखो इसको तो या तो आप ये वाले कॉन्सेप्ट से बना सकते हो। चलो हम पहले बी का काम निकालते हैं। बी का काम निकालने के लिए हम एलसीएम मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। तो नहीं करने के लिए क्या करेंगे कि हमने बोला ना कि अगर a प्लस बी का 1 डे वर्क 1/9 है, ठीक है, और ए का अकेले 1 डे वर्क कितना है 1/15 है, 1/9 में 1/15 को घटा देंगे तो मेरा बी का 1 डे वर्क निकल जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 45। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 9 से डिवाइड करेंगे तो 5, इससे करेंगे तो 3, तो बी यहाँ से निकल कर आ गया मेरा, कितना दिन लगा रहा है बी 45/2 डेज। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया, पर बी 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो आपको बताना है कि दोनों ने मिलकर कितना काम किया। ठीक है, हाउ मेनी डेज डिड ए एंड बी वर्क टुगेदर, दोनों मिलकर कितने दिन तक साथ में काम कर रहे थे। चलो ये वाले कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। ये 15 था, ये 45/2 हमने अभी निकाला। इनका अगर एलसीएम लेंगे ना तो ये 45 है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 2। अब देखो 45 यूनिट का काम करना है हमें। ठीक है, दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है हमें नहीं पता, पर बी ना 3 दिन पहले छोड़ रहा है, तो ए तो पूरा काम करेगा, मतलब ये x यूनिट मानकर चल रहा है कि x यूनिट तक काम हुआ था, पूरा काम चला था। बी कितना काम कर रहा है, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3, 3 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है ये 45। अब यहाँ से देखते हैं, ये हो जाएगा मेरा 5x इज इक्वल टू, ये 6 है, उधर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 51, ये कटा 10.2, x का वैल्यू आ गया 10.2। देखो खुश मत हो जाना कि आंसर नहीं आया, 10.2 आ गया, यहाँ तो 10.2 है ही नहीं। यहाँ बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो दोनों मिलकर ना भैया 3 दिन पहले तक ही काम किए थे, फिर तो ये छोड़ दिया, फिर x अकेले तक किया था, मतलब a अकेले तक किया था इतना, तो a अकेले इतना किया था। अब तीनों दोनों मिलकर कितना काम कर रहे थे, तो 3 दिन कम काम करेंगे, तो x में मतलब a प्लस बी जो मिलकर काम कर रहे थे वो तो -3, मतलब कि 7.2। यहाँ है 7.2, बिल्कुल ऑप्शन ए 7.2 टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। अब देखो ये सवाल प्रोपोर्शन का है, मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 35/98, देखो कितना आसान सवाल पूछता है ये, बस थोड़ा सा चाहिए प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, हर एक सवाल डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस कर लोगे तो सारा सवाल क्या है आसान है। 7 के टेबल से क्या दोनों कटता है,
बिल्कुल ये 5 बार में, और ये क्या कटेगा 1 और 4, 14 बार में, ये कटा 10 बार में, 10 उधर भेजें, एक्स का वैल्यू आ गया मेरा 50, 50 है ऑप्शन में, ऑप्शन बी है 50, टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। अब देखो ये फिर से आ गया है हमारे पास क्या, टेबल का क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द पास परसेंटेज ऑफ रिजल्ट ऑफ 4 स्कूल इन पास्ट 4 ईयर। यहाँ बोल रहा है कि इन विच एकेडमिक ईयर डिड ऑल द स्कूल हैव पास परसेंटेज एज मोर देन 80। देखो सब में 80 के ऊपर होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ यहाँ दिख रहा है कम है, इसमें देखो 80 के ऊपर है पर ये वाला नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये अकेले बचा था और यहाँ दिख भी रहा है कि ये है, तो 2015 से 16, मतलब इसमें तो दम ही नहीं था भाई, ये तो मतलब बच्चा वाला सवाल पूछ दिया था वो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फिर से आ गया एलसीएम एचसीएफ। अब देखो ये 57, 57 जो है ना 3 से डिविजिबल तो है ये, पर ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब 57 किससे डिविजिबल है, तो किसके पहाड़े में आता है, ये 19 के पहाड़े में आता है, 13 इंटू 19, तो क्या ये 19 से डिविजिबल है, बिल्कुल 19 4 जा, तो 19 इंटू 4, और ये 19 इंटू 3, मतलब कि 19 इंटू 4 इंटू 3 क्या होता है 12, 9 और 2 8, एक ही ऑप्शन में 8 लास्ट में, 228, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो ये सवाल क्या है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, पहले ना इस तरह के सवाल काफ़ी पूछे जाते थे, बोला फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ये इज डिवाइडेड बाई ये। आपको अभी बताया ना कि अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब कि हम यहाँ क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है ना, तो अगर इसका वैल्यू पुट कर देंगे ये, तो क्या करेगा, जो वैल्यू निकल कर आएगा वही क्या होगा, मेरा रिमाइंडर होगा। तो यहाँ से a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो a का वैल्यू क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो ये तो 1 बेचारा अकेले है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, मेरा 1 होगा, ये 1 होगा, डॉट डॉट डॉट, कितना भी पावर रख ले ये 1 होगा। देखो ये पूरा ना 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा ऐसा कितना 1 है, 218 1 है, और एक 1 बेचारा अकेले था, मतलब कि ये कितना हो गया 1 प्लस 218, मतलब कि 2019, ठीक है, 218 नहीं 2018 था वो, तो 2019 सही हो जाएगा मेरा। तो इस तरह के ना पहले सवाल काफ़ी बनाए जाते थे। अब देखो ये 25वां नंबर सवाल। अब अगर आप इसमें ना उस वाले तरीके से गए तो फंस जाओगे। किस वाले तरीके की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर हम सेम बेस करते थे और उसके बाद वैल्यू निकालते थे, नहीं वो ये उस तरीके से बनाना ही नहीं है। तो इसको कैसे बनाना है, तो सिंपल वैल्यू पुट कर दो ना, एक्स का वैल्यू बोल रहा है ना, अगर 1 पुट करेंगे तो देखो ये मेरा 8 हो जाएगा, ये 4 और ये क्या 1, तो क्या 8 4 के बराबर होता है, नहीं, तो ये नहीं होगा। ये वाला लास्ट में चेक करेंगे, ये कम होने का चांस लग रहा है 2/3, क्योंकि 4 ना डिविजिबल नहीं है, और 2/3 का पावर 2/3 ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, ठीक है। 2 पुट करते हैं, जैसे ही 8 का पावर 2 पुट किया, ये हो गया मेरा 64, ये मेरा 4, ये 2 का पावर -2 का मतलब है कि ये ऊपर चला जाएगा, ये 4 हो गया, देखो 4 और 4 16 ही होता है, 64 नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। 1/2 पुट करते हैं, 8 का पावर 1/2 इज इक्वल टू 4, 1/2 का पावर 1/2 माइनस में, माइनस का मतलब है ये इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, 8 का पावर हाफ लिख रहे हैं, तो 8 का पावर हाफ का मतलब क्या है, चलो हम इसको लिख दे रहे हैं, तो ये हम लिख रहे हैं 2 का पावर 3, ये 1/2, ये 4 इंटू 1/2 का पावर 1/2, ठीक है। अब ये से हो गया मेरा 2 3/2, अब ये मेरा 2 का पावर 2 इंटू, ये जब करेंगे ये 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये यहाँ से 2 निकल कर आ गया, ये 1/2, ठीक है, तो ये यहाँ से 2 3/2, इसको अगर हम तोड़ लें तो ये है मेरा 2 इंटू 2 का पावर -1/2, जब सॉल्व करेंगे 4 -3, चलो ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो गया, ये 3/2 दे दिया, तो हम पुट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हम ये पुट करना ना काफ़ी आसान हो जाता है, ऑप्शन देखो ना छोटे छोटे ऑप्शन है, तो पुट करके बना लो, तुरंत बन जाएंगे। अब ये हमारा अंतिम सवाल, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 5/7 ऑफ अ नंबर, हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है, तो 5/7 ऑफ अ नंबर एक्स मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। पूछा व्हाट इज द नंबर, तो एक्स इज इक्वल टू, कोई कट रहा नहीं कट रहा, तो इसको उधर भेजो इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा मेरा 14/15,
है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन डी है मेरा 14/15, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो देखा, ऐसे ही आपके लिए मैं मतलब कि और भी अलग अलग शिफ्ट के पेपर उठाकर लाऊंगा जिसमें थोड़े से अलग क्वेश्चन मिले। बहुत सारे क्वेश्चन अलग मिलते हैं, बहुत सारे कॉमन मिल जाते हैं। हर एक टाइप का जब तैयारी हो जाएगा ना सवाल का, तो वहां पर एक भी सवाल नहीं छूटेगा। आप उसी तरीके से बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, सारा निकलेगा। ठीक है, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप क्या करना है, जाकर तुरंत मॉक लगाना है। ठीक है, मॉक काफी इंपॉर्टेंट है लगाना, और आप सरकारी परीक्षा पे मॉक लगा सकते हो। हमने सरकारी परीक्षा पे दे रखा है अनलिमिटेड मॉक, तो जाइए और लगाइए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत क्या करेंगे, लाइक कर देंगे और शेयर करके सब्सक्राइब कर लेंगे इसे। तो थैंक यू।